सुपरफास्ट रिवीजन के अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आप उसके फॉर्मूले और इसके कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पकड़ लें तो एग्जाम के अंदर 4 से 5 नंबर बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। और एक एक नंबर के लिए बैटल होती है साहब, तो 4 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं। हम 20 से 25 मिनट के अंदर इस टॉपिक को जड़ से खत्म करेंगे और आपका टाइम ऑफ सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आप निकाल लीजिएगा, वो क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको बड़े ध्यान से और सिस्टमेटिकली तरीके से सीखना है, वीडियो को एंड तक देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले लिख देते हैं चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, नाम लिख दिया। अब क्या, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं वाई इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इस चैप्टर की। जैसा कि नाम से पता है, सप्लाई के टाइम को बताएगा। जब तक कोई चीज सप्लाई नहीं बन जाती, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी, जीएसटी पेमेंट नहीं हो सकता, तो कब किसी चीज को, कब किस इवेंट को सप्लाई मान लिया जाए उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देता हूं। हम मई में किसी शॉप पे हमने विजिट किया। 12 मई को हमने शॉप पे विजिट किया, हमने वहाँ सारा सामान देखा। उस दिन हमने कुछ भी नहीं बोला। 18 मई को हम गए उस शॉप पे दोबारा और हमने कुछ सामान सिलेक्ट कर लिया। सामान सिलेक्ट करने के बाद हमने बोल दिया कि हमारे घर भिजवा देना। 28 मई को सामान हमारे घर आ गया। माल उधार पे था, तो 10 जून को हमने पेमेंट कर दी। क्या कर दी? पेमेंट कर दी। और 18 जून को हमने सामान को क्या कर लिया? यूज कर लिया। ये अलग अलग डेट पे अलग अलग काम हुए हैं। किस डेट पे सप्लाई मान लिया जाए ताकि नेक्स्ट मंथ इसकी पेमेंट की जा सके। जब तक ये सप्लाई नहीं बनेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे पहुंचेगा साहब। तो टाइम ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो ये बताता है इस दिन सप्लाई बन गई और जैसे ही कोई चीज सप्लाई बन जाएगी, जिस टाइम पे सप्लाई बन जाएगी उसकी पेमेंट की लायबिलिटी आ जाएगी। तो सर यहाँ पे किसी दिन हम शॉप देखने गए हैं, किसी दिन हमने माल सिलेक्ट किया है, कभी हम उधार पे माल लेके आए हैं, किसी दिन हम पेमेंट कर रहे हैं, कभी हम सामान वापस दे रहे हैं। अलग अलग डेट्स पे अलग अलग काम हो रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन मल्टीपल डेट पे पूरी हो रही है, तो उस ट्रांजेक्शन को किस दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाए, यही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट क्लियर है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर हम किस चीज का टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे। जीएसटी के अंदर तो होता ही क्या साहब, गुड्स और सर्विसेज। तो हम गुड्स का भी टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे, हम सर्विसेज का भी टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे। ध्यान से सुनते जाना। और हम वाउचर का भी टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे। सर ये वाउचर क्या बला है? कुछ नहीं, आप इसको ये कह सकते हो टोकन, जो कई बार आपको कूपन मिलते हैं। टोकन भी नहीं, इसको मैं कूपन बोलाऊंगा। कूपन जो आपको कूपन मिलते हैं उनके, उसके अंदर भी कई बार आपको, जैसे पेट्रोल पंप पे हम गए हैं, वहां हमें 50 रुपए का कूपन दे दिया और बोल दिया इस 50 रुपए से आप पेट्रोल डलवा सकते हो, या 50 रुपए का कूपन निकला है, बोल दिया इस 50 रुपए से आप कुछ भी खा सकते हो। तो ये कूपन भी वैल्यूएबल होते हैं, ये भी सप्लाई का हिस्सा होते हैं। तो इनको टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाए, ये भी इस चैप्टर के अंदर कवर है। तो आप सीधा सीधा देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम कितनी चीजों को टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे। फर्स्ट गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का, और तीसरा वाउचर का। वेरी गुड। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई हम दो तरीके से पता करेंगे। एक रिवर्स चार्ज में भी हमें पता करना है, नॉर्मल चार्ज में भी पता करना है। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई पेपर में दोनों जगह से आ सकता है। हो सकता है आपसे रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा हो, और हो सकता है आपसे नॉर्मल चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा हो। सर्विसेज का भी दो टाइम, नॉर्मल चार्ज में भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना आना चाहिए, और रिवर्स चार्ज में भी आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा जा सकता है। वाउचर चाहे गुड्स का हो, वाउचर चाहे सर्विस का हो, वाउचर चाहे नॉर्मल चार्ज का हो, वाउचर चाहे रिवर्स चार्ज का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई चुटकी में एक फॉर्मूले से निकलाएगा, खत्म। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि वाउचर अगर पेपर में आता है, कोई कूपन का टाइम ऑफ सप्लाई पेपर में आता है, चाहे वो कूपन गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, आप टाइम ऑफ सप्लाई चुटकी में निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें किसका टाइम ऑफ सप्लाई? वाउचर का। सर वाउचर का दूसरा नाम टोकन, सर टोकन का तीसरा नाम कूपन। सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? इसमें बस आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। जब वाउचर आपको काट के दिया, जब आपको वाउचर पकड़ाया गया, क्या उस टाइम पे सप्लाई, उस वाउचर से आप क्या ले सकते हैं? क्या उस टाइम पे सप्लाई नॉन थी या सप्लाई अननोन थी? सर नॉन और अननोन थोड़ा सा और ढंग से समझाओ। मेरे को एक कूपन दिया गया और बोल दिया गया इस कूपन से आप कुछ भी कर सकते हो,
5,000 रुपए तक की वैल्यू का आप कुछ भी ले सकते हो। अब उस कूपन से हो सकता है मैं ड्रेस ले आऊं, उस कूपन से हो सकता है मैं पिज्जा पार्टी कर लूं, उस कूपन से हो सकता है मैं प्रेस खरीद लूं, क्योंकि मुझे मेरी मर्जी है। उसने बोला 5,000 रुपए तक की वैल्यू का आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पे जो सप्लाई फ्यूचर में मैं लेने वाला हूं वो अननोन है, यहां पे सप्लाई अननोन है। लेकिन अगर मुझे 5,000 रुपए का कूपन दिया गया और बोला गया इस 5,000 रुपए से आप सिर्फ चावल ही खरीद सकते हो, या इस 5,000 रुपए से सिर्फ आप पेट्रोल ही डलवा सकते हो, तो ऐसी सप्लाई कूपन देते टाइम पहले से एडवांस में पता थी। तो अगर सप्लाई वाउचर काटते टाइम एडवांस में नोन है, पता है, तो जिस दिन वाउचर आपको दिया गया, डेट ऑफ इशू, जिस दिन वाउचर आपको इश्यू किया गया वही डेट बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अननोन वाला केस है, उसका आप उस कूपन का कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो सप्लाई आपको पता नहीं थी, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ रिडीम। जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया, रिडम्पशन मतलब यूज कर लिया, वो डेट उठा के पेपर में बना देना टाइम ऑफ सप्लाई। झंझट खत्म, एक चीज हो गई, वाउचर के सारे टाइम ऑफ सप्लाई आपके निकल गए। सिर्फ पेपर में क्या देखना है, वाउचर जब दिया गया तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि सप्लाई जारी करते टाइम, डेट ऑफ इशू के टाइम सप्लाई पता थी या नहीं पता थी। अगर पता है तो डेट ऑफ इशू ही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर नहीं पता है तो जिस दिन वाउचर रिडीम होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। बधाई हो, निपट गया। सर अब किसका टाइम सप्लाई कराओगे, गुड्स का टाइम सप्लाई पहले कराओगे या सर्विसेज का टाइम सप्लाई पहले कराओगे? बेटा गुड्स के अंदर नॉर्मल चार्ज में भी हमें पता करना है, रिवर्स चार्ज में भी हमें पता करना है, और सर्विस का भी हमें नॉर्मल चार्ज में पता करना है और रिवर्स चार्ज में हमें पता करना है। पेपर में किसी भी मोड का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको दोनों का, गुड्स का भी और सर्विस का भी, दोनों का रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई करवा देता हूं। रिवर्स चार्ज के टाइम ऑफ सप्लाई में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक फॉर्मूला याद करना है, रट्टा लगा लो साहब उस फॉर्मूले का, कहानी खत्म। अगर रिवर्स चार्ज आता है गुड्स का या सर्विस का, तो आपको कैसे टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं गुड्स का। अगर गुड्स का केस है, दूसरा नॉर्मल चार्ज का केस है, तीसरा और रिवर्स चार्ज का केस है, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको कैसे देखना है। डेट ऑफ पेमेंट, किसी न किसी दिन माल की पेमेंट हुई होगी, तो डेट ऑफ पेमेंट आपको दे रखी होगी, डेट ऑफ पेमेंट लिख लो। क्वेश्चन में दिया मिलेगा सब कुछ, तो आपको तो बस डेट पहचाननी है कि कौन सी डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, आपको कुछ नहीं करना। डेट ऑफ पेमेंट दे रखी हुई, उठा के रख लो। दूसरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स मिली होंगी, जिस दिन गुड्स की रिसीविंग हुई है उस दिन की डेट दे रखी है, वो उठा के लिख लो। और तीसरा, किसी ना किसी दिन इनवॉइस काटा होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस लिखो। क्या लिखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज। डेट ऑफ इनवॉइस में 30 दिन जोड़ दो, और 30 दिन जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट फॉलोइंग डे आया है। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सीधा 31 डेज जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हो, लेकिन फॉर्मूला कहता है डेट ऑफ इनवॉइस 30 डेज जोड़ो, और 30 डेज के बाद जो दिन आया है नेक्स्ट फॉलोइंग डे, वो डेट लिख लो। इन तीन डेट में से जो भी अर्लियर होगा, जो भी डेट अर्लियर होगी वही डेट बन जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। बधाई हो। रिवर्स चार्ज के केस में गुड्स का आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है, तो आप तीन फॉर्मूला याद कर लीजिए। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट फॉलोइंग डे आया वो, और जिस दिन गुड्स रिसीव हुई थी वो डेट। तीनों डेट में से क्या देखना है, अर्लियर, और जो भी आंसर आएगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अगर इस पेपर में आपको बाय चांस आपके पास टाइम नहीं और ये चैप्टर आपको नहीं आता है, तो इसके अंदर एक तुक्का लग जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई में हमेशा अर्लियर डेट देखते हैं। कौन सी डेट देखते हैं, अर्लियर। तो जो भी सबसे अर्लीस्ट डेट होगी वो 99% आपका वही आंसर होगा। लेकिन आपको समझ के करना चाहिए, तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो तुक्के मारते हैं। तो गुड्स का रिवर्स चार्ज हम कर चुके हैं, गुड्स का रिवर्स चार्ज के टाइम सप्लाई हम कर चुके हैं। अब सर्विसेज का रिवर्स चार्ज का केस हो तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढना है, फटाफट देखिएगा। सर्विसेज में फिर से वही 3 डेट, एक कौन सी, डेट ऑफ पेमेंट। दूसरी डेट कौन सी, डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, तो सर्विस की रिसीविंग की डेट नहीं है। तीसरा, लिख के काटा है ताकि पेपर में गलती ना करो, बुक में तो दे ही नहीं रखा, तो डेट ऑफ पेमेंट लिखो। दूसरा, डेट ऑफ इनवॉइस, सर ये तो वहां भी था, बिल्कुल वहां पे आपने 30 डेज जोड़े थे, यहां पे 60 डेज जोड़ने हैं। कितने दिन जोड़ने हैं, 60 डेज। डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज प्लस 60 डेज जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट फॉलोइंग डे आया है। सर एग्जाम में ये कैसे याद करें, किसमें 30 डेज जोड़ने हैं, किसमें 60 जोड़ने हैं। सर्विसेज, असिस्ट सर्विस, एस फॉर सर्विसेज और एस फॉर 60, रट्टा लगा लीजिए। सर्विस के केस में 60 डेज जोड़ने हैं और गुड्स के केस में आपका 30 डेज जोड़े जाते हैं।
इन डेट्स में से जो भी आपका अर्लियर आएगा, जो भी आपका अर्लियर सबसे पहले वाली डेट होगी, वही आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये फॉर्मूला लिख लो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा साहब। ठीक है सर। सर अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं? हम वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई सीख चुके हैं। रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज, गुड्स, सर्विसेज। वाउचर का तो एक तरीके से होता है, सब सीख चुके हैं। हम गुड्स का नॉर्मल चार्ज नहीं, रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई सीख चुके हैं। हम सर्विसेज का रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई सीख चुके हैं। तो सिर्फ अब नॉर्मल चार्ज करना और चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए चलते हैं बेटा। सर क्या कराओगे बेटा? मैं आपको पहले गुड्स का नॉर्मल चार्ज कराऊंगा और फिर सर्विसेज का नॉर्मल चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढते हैं वो बताऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं आपको रिवर्स चार्ज क्या होता है और नॉर्मल चार्ज क्या होता है इसका पता होगा। हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, तो मैं पहले ही बता दूं कि रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज क्या होता है। दो तरीके के मोड हैं पेमेंट करने के आईडीटी के अंदर। एक मोड को बोलते हैं नॉर्मल चार्ज, और एक नॉर्मल चार्ज मतलब जो नॉर्मली होता है। नॉर्मल चार्ज मींस जो नॉर्मली होता है, और रिवर्स चार्ज जो ओकेजनली होता है, जो कभी कभार होता है। सर है फंडा क्या है नॉर्मल चार्ज का, क्या मतलब है? मैं इस क्लास के अंदर सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप जो मेरे को सुन रहे हो आप सर्विस रिसीवर हैं। अगर मैं आपसे फीस ले लूं तो फीस के साथ आपसे क्या ले लूंगा? 10,000 रुपये मेरी फीस है प्लस जीएसटी। 10,000 रुपये मेरी फीस होगी, 1,800 रुपये जीएसटी हो गया, जीएसटी और ये गवर्नमेंट, तीन पार्टी होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर से या सेलर बायर से गुड्स के साथ, गुड्स सप्लाई करने के बाद पैसे के साथ टैक्स लेता है। ये 10,000 रुपये अपनी जेब में रखेगा और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ध्यान से देखने पे आपको एक बात समझ में आएगी क्या? नॉर्मली इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट भी मैं साथ के साथ क्लियर कर दूं। टैक्सेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला? सर्विस रिसीवर की जेब से टैक्स निकल रहा है और जमा कौन करवा रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो तिकड़म बना है इसके लिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो अर्न करता है, जो कमाता है वही टैक्स पे करता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जिसकी जेब से निकलता है वो टैक्स पे नहीं करता, वो पकड़ाता है दुकानदार को, सेलर को या सर्विस प्रोवाइडर को, वो आगे क्या करता है, जमा कराता है। तो जो बीच में तिकड़म बना हुआ है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली क्या होता है, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर से टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी केस में ध्यान सुनना, पार्टी तो वही तीन है, एक कौन है, सर्विस प्रोवाइडर, एक कौन है, सर्विस रिसीवर, और यहां पे कौन बैठी है, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है। अगर किसी केस में नॉर्मली क्या होता है, रिवाइज कराओ, ये इसको टैक्स देगा और ये इसको जमा कराएगा। लेकिन अगर किसी केस में सर्विस रिसीवर ही डायरेक्टली, मैंने क्या बोला है, सर्विस रिसीवर ही डायरेक्टली अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा देता है, इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। ऐसा होता क्यों है, मैं रिवर्स चार्ज के टॉपिक में बड़ी डिटेल से कराऊंगा। फिलहाल ये समझ लिए, जब सर्विस रिसीवर या बायर अपना टैक्स खुद ही गवर्नमेंट को जमा करा देता है, तब उस मोड को रिवर्स चार्ज मोड बोला जाता है। ओके सर। खैर हमारा टॉपिक रिवर्स चार्ज का नहीं था, हमारा टॉपिक तो टाइम ऑफ सप्लाई का था। और टाइम ऑफ सप्लाई में हम सिर्फ जो हमारा बचा हुआ है गुड्स का नॉर्मल चार्ज का और सर्विस का भी नॉर्मल चार्ज का हम टाइम ऑफ सप्लाई फटाफट सीख लेते हैं। गुड्स का नॉर्मल चार्ज और सर्विस का नॉर्मल चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई। पहले गुड्स का, जब भी आपको नॉर्मल चार्ज का केस हो पेपर में और आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना हो तो आपको उससे पहले सीखना पड़ेगा इनवॉइस कब तक काट देना है। इन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, बेसिकली जीएसटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर इवेंट है तो वो इनवॉइस की इवेंट होती है कि इनवॉइस कब तक काट दिया जाए। मतलब जैसे टाइम ऑफ सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे इनवॉइस इशू करना का भी कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते माल 2005 में बेच रहे हैं और 2007 में उसका बिल काट रहे हैं। गवर्नमेंट ने बिल काटने का भी एक टाइम दिया है कि यहां तक हर हालात में बिल कट जाना चाहिए। हिसाब हिंदुस्तान है, हो सकता है काट भी दिया हो सकता है आपने लेट भी काटा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि इस डेट तक आपको बिल काट देना है। तो हो सकता है पेपर में आपसे टाइम ऑफ सप्लाई ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि बिल कब तक काट देना है। तो फटाफट बताइए, गुड्स के केस में बिल कब तक काट देना है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सुनिए, गुड्स के केस में बिल कब तक काट देना है, डेट ऑफ डिलीवरी। जिस दिन आपने सामान हैंडओवर कर दिया कंज्यूमर को, उस दिन ऑन और बिफोर, उस दिन या उससे पहले हर हालात में बिल कट जाना चाहिए। यहां बिल में इनवॉइस को बोल रहा हूं, कट जाना चाहिए। सर एग्जांपल लेना, मैंने माल की डिलीवरी दे दी 10 अगस्त को,
तो फटाफट बताओ बेटा, बिल कब तक कट जाना चाहिए? या तो 10 अगस्त को या उससे पहले, मतलब 10 अगस्त को बिल कटना चाहिए या इससे पहले, इसके बाद नहीं काटना। सर बाद में काट दे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन काटना नहीं है। रूल तो रूल होता है ना भाई साहब। आपको बोला जाता है बिजली का बिल इस बिल दिन तक जमा करा दीजिएगा, लेकिन आप तो लेट भी जमा कराते हैं। रिटर्न बोली जाती है इस दिन तक भर दीजिएगा, लेकिन आप तो लेट भी भरते हैं। तो बोला है सिर्फ ये कि रिटर्न जो बिल है वो टाइमली काट देना चाहिए। और टाइम का मतलब क्या है? जिस दिन गुड्स की डिलीवरी दी उस दिन या उससे पहले आपको बिल काट देना है, खत्म। अगर ये गुड्स की ये बात समझ में आ गई हो तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई 2 मिनट में सिखा सकता हूं। अब अगर आपको इनवॉइस वाली बात समझ में आ गई तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई 2 मिनट में निकल जाएगा नॉर्मल चार्ज का। क्यों सर? इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए कॉपी में। डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस, जिस दिन आपने बिल काटा, एक्चुअल डेट क्वेश्चन में दी मिलेगी, जिस दिन आपने बिल काटा। गुड्स के केस में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट बनाते टाइम लिख लिए। गुड्स के केस में नॉर्मल चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन आपने बिल काटा और जिस दिन आपको काट देना चाहिए था, डेट ऑन विच रिक्वायर्ड टू बी इशूड, बिल जिस दिन इशू कर देना चाहिए था। सर इस लाइन को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, बताओ कैसे? और इसको इतना लंबा लिख के हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमें पता है माल की डिलीवरी से पहले, उस दिन या उससे पहले बिल कट जाना चाहिए। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जिस दिन एक्चुअल में बिल काटा और जिस दिन काट देना चाहिए था, इन दो डेट में से जो भी अर्लियर होगा, क्या होगा बेटा? अर्लियर। क्या होगा? अर्लियर। जो भी अर्लियर निकल के आएगा वही बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। झंझट खत्म हो गया आपको टॉपिक। गुड्स का नॉर्मल चार्ज का टाइम सप्लाई निकल गया है। एग्जांपल देते हैं, हमने माल की गुड्स की डिलीवरी दी है, पेपर में दे रखा है गुड्स की डिलीवरी दी है 25 अगस्त को। ठीक है सर, डिलीवरी दे दी 25 अगस्त को। इनवॉइस काटा है 31 अगस्त को। फटाफट बताओ, डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस क्या है? 31। किस दिन काट देना चाहिए था? डिलीवरी है उससे पहले, कितना? 25। अर्लियर क्या है? 25। तो 25 अगस्त आ गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। सर एक एग्जांपल और करवा दो, लो बेटा। सर अब की बार गुड्स की डिलीवरी दी है, गुड्स की डिलीवरी दी है 25 अगस्त को, लेकिन बिल हमने काट रखा है एडवांस में काट दिया 20 तारीख को, 20 अगस्त को। अब की बार बताना, जिस दिन बिल काटा उसको बोलते हैं एक्चुअल डेट 20 अगस्त। जिस दिन काटना चाहिए था 25 अगस्त। अर्लियर क्या है? 20 अगस्त। कुछ नहीं करना, सिर्फ अर्लियर देखना और आपका क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। झंझट खत्म। सर ये तो बहुत आसान चैप्टर था, हम तो इससे वैसे डर रहे थे। बिल्कुल बेटा। अब सर्विस के केस में अगर नॉर्मल चार्ज है और उसका टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता करना है तो कैसे पता करना है? इसमें भी पहले टाइम ऑफ सप्लाई पता करने से पहले ये तो सीख लो, सर्विस के केस में बिल कब तक काट देना होता है। वो तो गुड्स के केस में सीखा था। तो सर्विस के केस में रूल क्या कहता है? सर्विस के केस में इनवॉइस रूल क्या बोलता है? कब तक आपको इनवॉइस काट देना है? ध्यान से सुनिएगा, यहां गुड्स वाला केस नहीं है, यहां थोड़ा सा अलग तरीके से। जिस दिन आपने सर्विस दी, डेट ऑफ सर्विस, जिस दिन आपने सर्विस दी उसके कॉन्सेप्ट बोलता है उसके विद इन 30 डेज। जिस दिन मैंने आपको, जैसे आज मैंने आपको पढ़ा दिया और पढ़ाने का काम पूरा हो गया, तो जिस दिन मैंने सर्विस दी उसके 30 डेज के अंदर सर्विस के केस में मुझे क्या काट देना चाहिए? बिल काट देना चाहिए। या तो मैंने काटा, इशूड, काट दिया होगा, या मैंने नहीं काटा होगा, नॉट इशूड। फिलहाल कोई आपसे पूछे सर्विस के केस में बिल कब तक काट देना है, तो हम क्या बोलेंगे? जिस दिन सर्विस दी उसके विद इन 30 डेज बिल कट जाना चाहिए। ये तो था इनवॉइस कब तक काट देना है। अब टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है तो दोनों केस में अलग अलग से तरीके से निकलेगा। या तो आपने बिल टाइमली काटा है या आपने बिल टाइमली नहीं काटा। दोनों जगह पे डेट ऑफ पेमेंट पहले लिख लो, डेट ऑफ पेमेंट दोनों जगह पे पहले लिख लो। वैसे भी इंपॉर्टेंट इवेंट सब आदमियों के लिए क्या होती है? पैसा होती है भाई साहब। बिल कटते रहेंगे, सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा। तो यहां पे भी लिख लो डेट ऑफ पेमेंट, यहां पे भी लिख लो डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है सर, दोनों जगह पे हमने डेट ऑफ पेमेंट लिख ली। अगर बिल टाइमली कटा है तो डेट ऑफ इनवॉइस से कंपेयर कर लो, डेट ऑफ इनवॉइस। और बिल अगर टाइमली नहीं कटा है तो बिल को मारो लात कि तू तो टाइमली आया नहीं। फिर कौन सी डेट आ जाएगी? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इन दोनों डेट में जो भी अर्लियर होगा, बाहर क्या निकल के आया? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर बिल टाइमली नहीं कटा है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, इनमें जो भी अर्लियर होगा बाहर क्या निकल के आया? टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बहुत आसान था। सबसे पहले आपको देखना है बिल विद इन 30 डेज कटा है या नहीं कटा है, या तो इशूड होगा या नोट इशूड होगा। दोनों जगह डेट ऑफ पेमेंट पहले लिख लो,
एग्जाम के अंदर दोनों जगह डेट ऑफ पेमेंट पहले लिख लो, और साथ में अगर बिल टाइमली कटा है तो डेट ऑफ इशू को कंपेयर कर लो, और अगर बिल टाइमली नहीं कटा है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस को कंपेयर करना डेट ऑफ पेमेंट के साथ। जो भी अर्लियर होगा बाहर क्या निकल जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। सर इसका क्वेश्चन करवा दो ना, अभी करवा देता हूं। डेट ऑफ सर्विस पेपर में दे रखी है, डेट ऑफ सर्विस एग्जाम में दे रखी है कि 5 अगस्त को मैंने सर्विस दी। फटाफट बताइए, मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बता रखा है, जिस दिन सर्विस दी उसके 30 डेज के अंदर बिल कट जाना चाहिए। इसमें 30 डेज जोड़ेंगे तो क्या आएगी अप्रोक्सीमेट डेट, मोटा मोटा 5 सितंबर। 5 सितंबर तक बिल कट जाना चाहिए था। एग्जाम के अंदर दे रखी पेमेंट की डेट 15 अगस्त। कौन सी दे रखी है, डेट ऑफ पेमेंट 15 अगस्त दे रखी है। अब क्या देखेंगे, इनवॉइस काटा कब है, एक्चुअल में इनवॉइस कब कटा। एक केस तो ले लो बेटा, इनवॉइस काट दिया 10 सितंबर को, और एक केस ले लो इनवॉइस काट दिया इसने 25 अगस्त को। लो जी, ये जो इनवॉइस है फटाफट बताओ, 5 अगस्त को सर्विस दी थी, ये इनवॉइस बताओ 30 डेज के अंदर काटा नहीं काटा, काटा। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया इशूड विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर ही हो गया इशूड। ये बाद में काटा है, 5 सितंबर तक 30 दिन पूरे हो गए थे तो बाद में काटा है, तो ये केस कौन सा बन गया, नॉट इशूड। आपने नहीं काटा इनवॉइस टाइमली। सर पेपर में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता करें, बिल्कुल सिंपल, पेमेंट की डेट क्या है 15 अगस्त, यहां भी लिख लो 15 अगस्त, यहां भी लिख लो 15 अगस्त। कंपेयर किससे करें, कंपेयर किससे करें, अगर नॉट इशू डेट, बिल टाइमली इशू नहीं किया तो डेट ऑफ सर्विस 5 अगस्त, 5 अगस्त, और अगर बिल टाइमली काट रखा है तो डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस 25 अगस्त। अर्लियर क्या है 15 अगस्त, यहां पे अर्लियर क्या है 5 अगस्त। ये क्या निकल के आया, टाइम ऑफ सप्लाई, और ये भी क्या निकल के आया, टाइम ऑफ सप्लाई। कहानी खत्म, फॉर्मूला लिख लो, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। सर ये अब क्या भलाई, कई बार आपको एग्जामिनर एक डेट ऑफ पेमेंट ना देके 2 डेट ऑफ पेमेंट दे देता है, और आपको सिलेक्ट करना होता है कौन सी डेट को डेट ऑफ पेमेंट माना जाए। सर नहीं समझे, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोलता है, उसमें डेट ऑफ पेमेंट आपको ढूंढनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको डेट ऑफ पेमेंट का पता ना लगे तो आप फॉर्मूला लगाना, आपकी डेट ऑफ पेमेंट बाहर निकल के आ जाएगी। एक दिन होता है डेट ऑफ बुकिश एंट्री, जिस दिन आपने बुक में एंट्री कर दी उसको बोलते हैं डेट ऑफ बुकिश एंट्री, और एक होता है डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट। सर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज समझाओ। आपने मेरे को चेक दिया, मैंने आपको सर्विस दी, आपने मेरे को पेमेंट करी, चेक से पेमेंट करी, जिस दिन चेक मेरे पास आया, जिस दिन चेक मेरे पास आया उसको बोलते हैं डेट ऑफ बुकिश एंट्री। मान लो चेक आया 15 अगस्त को, सर आप सारे एग्जांपल 15 अगस्त पे क्यों लेते हैं, 9 अगस्त का मेरा बर्थडे इसलिए। 15 अगस्त को चेक आया, आते बुक में एंट्री कर दी, अब अकाउंट तुरंत थोड़ी ना क्रेडिट हो जाएगा, 2-3 दिन लगते हैं चेक को क्लियर होने में। 18 तारीख को, 18 अगस्त को हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, तो आपको एग्जाम में 2 डेट दे रखी, 15 तारीख को चेक रिसीव हुआ और 18 तारीख को पेमेंट आ गई, तो आप कौन सी डेट को डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। क्योंकि हमें देखा डेट ऑफ पेमेंट बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करना पड़ता है, लेकिन 2 डेट थोड़ी उठाएंगे साहब, सिलेक्ट तो आपको एक करनी पड़ेगी। तो जब भी आपको ऐसा सिस्टम हो तो आप हमेशा लगा देना अर्लियर। क्या लगा दोगे, इन दोनों में जो भी डेट अर्लियर होगी उसी को डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा, ध्यान रखना। सर वैसे तो अर्लियर हमेशा कौन सी बुकिश एंट्री की डेट होगी, चेक पहले रिसीव होगा उसके बाद ही तो क्रेडिट होगा। ये भी क्या उल्लू कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, तुम उल्लू हो। अगर आया चेक 15 अगस्त को और मैं एंट्री करनी ही भूल गया और अकाउंट में पहले क्रेडिट हो गया 18 अगस्त को, पहले क्या हो गया क्रेडिट, और 20 तारीख को मैंने अकाउंट में क्या डाली है एंट्री, अब बताना रेट ऑफ पेमेंट क्या बनेगा, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा 18 अगस्त। इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो, आपको हमेशा बुकिश एंट्री और डेट ऑफ क्रेडिट में से अर्लियर देखना, वह निकल के आ जाएगी आपको डेट ऑफ पेमेंट। सर एक चीज और सिखाओ, अगर कोई एडिशनल कंसीडरेशन मिला है, एडिशनल कंसीडरेशन मिला है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, चाहे वो एडिशनल कंसीडरेशन गुड्स के लिए मिला हो, चाहे वो एडिशनल कंसीडरेशन सर्विस के लिए मिला हो। अब पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस का एडिशनल कंसीडरेशन क्या होता है। आपने माल बेचा 20,000 रुपए का, उसने टाइम से पेमेंट नहीं करी, आपने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया और 5,000 रुपए की आपने पेनल्टी लगा दी। क्या लगा दी, पेनल्टी। बधाई हो, ये 10,000 और ये 5,000 जो है ना, ये एडिशनल कंसीडरेशन है जो बायर आपको पे करेगा। पहले इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, अब इनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि 10,000 5,000 के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ये भी वैल्यू में इंक्लूड होंगे। बधाई हो निर्मला सीतारमण जी को। तो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन सवाल
इनके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा? अरे भाई जब जिस दिन ये मिल जाएंगे वो उस दिन इनका क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हमें कोई गुड्स या सर्विस के लिए एडिशनल कंसिडरेशन मिलेगा, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई अगर हमें निकालनी हो तो आप एक ही कॉन्सेप्ट याद करेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एडिशनल कंसिडरेशन। जिस दिन आपको ये एडिशनल कंसिडरेशन मिल गया वही डेट बन जाएगी क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये तमाम कॉन्सेप्ट थे टाइम ऑफ सप्लाई के। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से, स्टडी मैट से, कहीं से भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा के, ये फॉर्मूला लगा के आप सवाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को खत्म करने के बाद फिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।